नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयर में भारी बिकवाली, बाजार पर भारी। निफ्टी करीब 300 पॉइंट फिसलकर 23,500 के करीब। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट से ज्यादा कमजोरी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में गिरावट ज्यादा। क्रूड में 2.5% के उछाल और इंपोर्टर्स की ओर से डिमांड बढ़ने से नए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर। रुपया $1 का भाव ₹95.65 तक फिसला, फिलहाल करीब 33 पैसे कमजोर। ओपन एआई की ओर से नया मॉडल लॉन्च करने से आईटी इंडेक्स में करीब 4% की तेज गिरावट। 4 से 5% फिसली टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। निफ्टी के सभी टॉप 5 लूजर्स आईटी सेक्टर से। साथ ही रियल्टी, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 2% से ज्यादा लुढ़के। वहीं चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में बाइंग। आज के बिग स्टॉक से चार्ट जीपीटी ने किया कमाल। वायदा के टॉप 5 चलने वाले शेयरों में शामिल ऑयल इंडिया, ओएनजीसी में 6 से 10% का उछाल। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, बायोकॉन भी 3-3% दौड़े। बिग स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी राय पड़ी सटीक, 6% गिरकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद करीब 4% टूटा ग्रो। 5% ज्यादा इक्विटी ने बदले हाथ। लास्ट ट्रेड की कुल वैल्यू 5,911 करोड़ रुपए। सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। निर्बंग के नीरज सीधा हमारे साथ मौजूद हैं। करते हैं उनसे बातचीत, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई और आज कमजोरी फिर से हावी होते हुए दिखाई दे रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर कोई हल ना निकलना। कच्चे तेल की तेजी मार्केट्स पर हावी हो रही है। एक तरफ कच्चा तेल अब $106-160 पर ट्रेड कर रहा है। $120 तक के लाइकली लेवल्स पहुंचने की चर्चा हो रही है। रुपए में कमजोरी है और उसके बाद आप देखें तो इक्विटी मार्केट्स भी इस माहौल से छूते नहीं है। 1.25% का नुकसान निफ्टी में है। 1.25% का नुकसान ही सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। रुपया ऑल टाइम लोस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रेंट $106-160 पर कर रहा है कारोबार। आज मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी राहत नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1-1.5% की कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के सत्र में प्रेशर यहाँ भी क्लियरली विजिबल है। आज के सेशन में मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है। मूड माहौल बियरिश आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। अगर आप एनएससी स्टार्ट्स भी देखेंगे तो क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि मूड आज बिगड़ा हुआ है, बियरिश साइड पर इंक्लाइंड है। 2452 स्टॉक से जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 592 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दिन के लोअर लेवल्स पर ये दोनों इंडेक्स भी आ चुके हैं। अब रणनीति क्या होनी चाहिए इसे बाजार में, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार। इनफैक्ट फटाफट से बस सेक्टोरल इंडेक्सेस और देख लेता हूं, उसके बाद नीरव की राय लेंगे इंडेक्स पर। एक मेटल्स आपको हरे निशान में दिखाई देगा और ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस तो फिर भी कंपैरेटिवली %0.5% ऊपर है। मेटल्स फ्लैट है लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा नुकसान है आईटी में, 3.5% लुढ़का हुआ है। रियल्टी में 3% नीचे है। डिफेंस 2.5% नीचे है। फाइनेंशियल्स 1% का नुकसान। ऑटोज 1% का नुकसान। बाकी सभी सेक्टर्स भी हल्के दबाव के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरव, इनफैक्ट अभी अगर नजर डालें रुपए पर तो 95.69 का लोअर लेवल, रिकॉर्ड लोअर लेवल रुपए ने भी टच किया है। नीरव हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए फटाफट से इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, कहां सपोर्ट देखने हैं? 23,500 पर तो आ चुका है प्रेशर, हालांकि क्लियरली विजिबल है मार्केट्स में। यस, काफी प्रेशर विजिबल है दीपाली जी। देखिए, निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट चीज था 50 डे मूविंग एवरेज जो 24,000 के पास में था, वो ब्रेक हुआ है और उसके ब्रेक के बाद में बहुत अच्छा सेलिंग आया है। एंड आई बिलीव यहाँ से जो टारगेट बनता है 23,480 का बनता है, जिसके आसपास ही आ चुका है निफ्टी फ्यूचर्स। तो यस, यहाँ से अनदर 50-70 पॉइंट्स डाउनसाइड हो सकता है, बट एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है और यहाँ से एक बाउंस आने की आशा है। सो आई बिलीव आप बाय ऑन डिप्स करें, वो बेटर रणनीति होगी। ऑल्सो पीसीआर काफी लो पे आ चुका है, अराउंड द 0.75 ऑड लेवल्स, जो यही बता रहा है कि अच्छा चांस है एक बाउंस आने का, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, प्रोबेबली इन द सेकंड हाफ। तो यहाँ पे और थोड़ा डिप्स में आप बाइंग करें। 23,400 का फ्यूचर में आप स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में पॉसिबिलिटी है 23,750 आने की।
हावेवर एक बार 24,000 लेवल्स ब्रेक होता है उसके बाद ही एक बड़ी तेजी की आशा रख सकते हैं। तब तक के लिए डिप्स में बाय करने का और रैलीज में सेल करना है। सो बेसिकली दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। बैंक निफ्टी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 53,800 का। फ्यूचर्स में एक बार 53,800 के पास आता है तब जाके आपको बाइंग करना है। आई बिलीव यहां से आप करंट लेवल से एंड ऑन डिप्स थोड़ा बहुत बाइंग करें। 53,500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। डेफिनेटली आई बिलीव कि 54,900 तक बैंक निफ्टी उछाल मार सकता है। इसमें भी शॉर्ट कवरिंग एक्शन जरूर आ सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एक बाय और एक सेल है। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा उछाल आ चुका है। अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो अशोक लीलैंड का फ्यूचर आप बेच के चलें। यहाँ से 145 के टारगेट के साथ में आप बेचिए। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 162 का फ्यूचर्स में। केपीआईटी टेक, नो डाउट आज आईटी नीचे है, बट आई बिलीव यहाँ से एक अच्छा बेस बन रहा है आईटी स्टॉक्स में और आईटी वापस यहाँ से बाउंस खाएगा। सो डेफिनेटली केपीआईटी टेक आप बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल से। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 690 का। ऊपर में पॉसिबिलिटी है 760 तक ऊपर में आने की। तो 760 के टारगेट्स के साथ में आप बाइंग करें। तो बाय करने की सलाह है केपीआईटी टेक में। अशोक लीलैंड बिकवाली की राय है। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स आपने देखा 1.5% के नुकसान के साथ इनके लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आईटी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आज के कारोबार में है। आईटी इंडेक्स 3.5% लुढ़का हुआ है। स्टॉक्स आपको दिखाते हैं मिड कैप्स में जो सबसे ज्यादा लॉसेज में है। परसिस्टेंट सिस्टम 3.5% नीचे, 11% नीचे ऑरेंज प्रो, सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% नीचे, 2% नीचे हार सिस्टम्स। रियल्टी में जहां नुकसान है इंडेक्स तो 2.5% नीचे है ही। प्रेस्टीज एस्टेट कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए 4% का नुकसान, 4.25% नीचे फिनिक्स, ब्रिगेड 4% नीचे, 2.5% नीचे है डीएलएफ। एनबीएफसीज में जहां नुकसान है उसमें 15 स्फूर्ति लॉसेस यहां देखने को मिल रहे हैं 5% के, 2% नीचे ट्रेड कर रहा है चोला इन्वेस्ट। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4% नीचे, 4% नीचे होम फर्स्ट फाइनेंस। तो ये रहे एनबीएफसी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। ज्वेलरी में कल का पेन कैरी फॉरवर्ड होते हुए आज भी 4.5% नीचे कल्याण ज्वेलर्स, सेनको 4% नीचे, 5% नीचे टीबीजेड और थंगामल ज्वेलरी में भी 5.5-6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। दो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर कंपैरेटिवली कुछ बाइंग आइडियाज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फार्मा है, नोवार्टिस 3.5% ऊपर, 1.5% ऊपर कोहांस लाइफ साइंसेज, बायोकॉन 2.5% ऊपर है, ब्लिस टीवीएस फार्मा 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। वहीं मेटल्स में जहां पर सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, उसमें हिंडाल्को 2.25% ऊपर है, 1.5% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को 1% ऊपर और 3% ऊपर हिंदुस्तान जिंक कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए कुछ और खबरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और बात करते हैं ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता की, क्योंकि वो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं जिनके लिए राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने तेल और गैस उत्पादन पर रॉयल्टी चार्ज घटा दिया है। इस फैसले से कंपनियों की कमाई और कैश फ्लो को कितना मिलेगा सपोर्ट, ये बता रही हैं नुपुर, समझते हैं। बिल्कुल ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। इनफैक्ट वेदांता ऑयल एंड गैस जो कि डीमर्जर हो चुकी है वेदांता से, उस कंपनी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पे आती हुई दिखी है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया है। रॉयल्टी जो पेमेंट होता है प्रोडक्शन पर ऑयल एंड गैस पे, वहाँ पे कटौती की गई और यही रीज़न है कि आज ये सारे के सारे अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स जो है फोकस में आते हुए नजर आए। अब ऑनशोर क्रूड की बात करें तो यहाँ पे रॉयल्टी 17% से घटा के करीबन 10% की गई है। ऑफशोर क्रूड पे 9% से घटा के 8% की रॉयल्टी कर दी गई है। इनफैक्ट नेचुरल गैस की भी बात करें तो यहाँ पर भी 10% से रॉयल्टी घटा के सिर्फ 8% रह गई है। अब इसका क्या मतलब होता है? रॉयल्टी ये जो कंपनी से तेल निकालने वाली जो कंपनीज होती हैं इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और आगे चल के इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इनके पास जो है हाथ में ज़्यादा पैसा बचते हुए दिखेगा। सबसे बड़ा फायदा ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए यहाँ पे आते हुए नजर आता है। जीएसटी लिंक्ड सेविंग्स जोड़ दे तो करीबन इन प्रोड्यूसर्स की जो मुनाफा इकोनॉमिक्स है वो 18% से जो है वो सुधरती हुई दिखेगी। और वेदांता के जो राजस्थान फील्ड्स पर भी रॉयल्टी अब 17% से घटा के मात्र 10% की कर दी गई है। सीएलएसए का भी एक व्यू आते हुए दिखाया पूरी खबर पे, जहाँ पे उनका मानना है कि ये सरप्राइज पॉजिटिव व्यू सरकार की तरफ से यहाँ पे लिया है और काफ़ी पॉजिटिव उन्हें ये जो नज़र आता है। इसकी चलते आगे चल के ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पे काफ़ी पॉजिटिव जो है
इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तेल का और गैस का वो बढ़े, नई ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन को बूस्ट मिले और इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है हमारी तेल पर वो कम होती हुई यहाँ पे नजर आए। CLSA की बात करें तो उनका मानना है कि ONGC की जो फेयर वैल्यू है वो यहाँ से बढ़ सकती है, 7 से 9% तक बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑयल इंडिया की करीबन 9 से 11% तक का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है फेयर वैल्यू में। इसलिए ONGC हाई कन्विक्शन फिलहाल उनका बना हुआ है। 405 रुपए के बड़े लक्ष्य यहां पर देख रहे हो। फेयर वैल्यू भी देखें तो 7 से 9% बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बड़ी पॉजिटिव खबर है अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स के लिए, डोमेस्टिक पुश मिलेगा इन कंपनीज को, ऑयल एंड गैस कंपनीज को, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के इनकी फाइनेंशियल्स और भी सुधर सकते हैं। थैंक यू पूरी डिटेल्स बताने के लिए। ONGC ऑल इंडिया पर एक राय भी ले लेते हैं। स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वीक मार्केट में खबरों के सपोर्ट की वजह से। क्या राय रहेगी नीरज दोनों शेयर्स पर? देखिए, ऑयल इंडिया और ONGC की बात करें तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट के ऊपर ही चल रहे हैं ये दोनों ही स्टॉक और पॉसिबिलिटी है यहाँ से और अपसाइड आने की। ऑयल इंडिया यहाँ से 550 तक जा सकता है, तो करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सपोर्ट है 460 465 पे, तो वो स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग करें 550 के टारगेट के साथ में। ONGC एक स्लो एंड स्टेडी अपसाइड का पैटर्न बना रहा है। यहाँ से 325 330 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सपोर्ट है 285 का, वो स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए ONGC पर। और फिलहाल अभी भी इनफैक्ट स्टॉक लगभग 5% की स्ट्रेंथ के साथ डेज हाई पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं और एक बार रुपये वापस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इस समय 95.7270 के आसपास के लेवल्स रुपए में देखने को मिल रहे हैं, तो दिन के लोअर लेवल्स पर ये भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक स्टॉक पे और राय लेंगे। हिंदुस्तान जिंक पर एक राय दीजिए। हालांकि सेलेक्ट बाइंग है नीरव मेटल्स में, लेकिन हिंदुस्तान जिंक 2.5% 3% तक तेज है। देखिए शेयर को बताइए क्या राय रहेगी इन स्तरों से। देखिए, हिंदुस्तान जिंक का जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया है। लॉन्गर टर्म चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इनफैक्ट जब भी 700 आया था तो 700 पे ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ा करेक्शन आएगा, बट यस डेफिनेटली 500 तक करेक्ट किया स्टॉक ने और फिर रिवर्स किया। आई बिलीव स्लोली एंड स्टेडीली अब ये 720 725 के लेवल्स तक जरूर जाएगा। मीडियम टर्म में मे बी हायर, पर करंट लेवल से जरूर बाय करना चाहिए। डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करे। 620 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में फर्स्ट टारगेट 720 का रहे। एक क्विकली राय बायोकॉन पर भी, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा रहा है फार्मा में जो कि स्लोली और एक ग्रेजुअल मूवर रहा है। पिछले एक हफ्ते का मूवमेंट देखें, इसका एक महीने का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड ही रही है। क्या राय रही? हालांकि ये वो लेवल्स हैं जो कि इसने 4-5 साल बाद हासिल किए हैं। उससे पहले तो अंडर परफॉर्मर ही था, बट अभी क्या राय रहेगी इन लेवल्स पर? देखिए दीपाली जी, बायोकॉन में है ना, लास्ट 6 महीने का अगर चार्ट देखें तो कंसोलिडेशन है। ऊपर में 410 415 और नीचे में अराउंड 340 के आसपास, यही रेंज में रहा है पिछले 6 महीने में। अभी अपवर्ड साइड का जो रेंज है, रेजिस्टेंस है, उसके पास आ गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए। एक बार 415 रुपए का ब्रेकआउट आ जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब जाके एक अच्छी बाइंग आ सकती है ये स्टॉक में, और उसके बाद में नया ऑल टाइम हाईज के पार निकल जा सकता है। पर अभी के लिए आई एम अ बिट स्केप्टिकल। अगर आपने नीचे में लिया है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बांध लीजिए, बुक कर लीजिए। 415 के ऊपर वापस नया लॉन्ग्स लेना आप, मगर अभी के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। रुक रहे हैं, चलिए इसके साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे आईटी स्टॉक्स की, क्योंकि आईटी शुरू में आज तगड़ी बिकवाली है। इंडेक्स लगभग 3.5-4% नीचे है। दरअसल ओपन एआई ने एक नई कंपनी लॉन्च की है जिसका असर सारी आईटी कंपनी पर पड़ा है। क्या है डिटेल्स, क्यों इतना नुकसान देखने को मिल रहा है इंडेक्स पर, स्टॉक लेवल पर, समझते हैं आशीष शर्मा से। आशीष बताइए। बहुत तगड़ा प्रेशर, और आमतौर पे दूसरी तरफ रुपया जब कमज़ोर हो रहा होता है तो आप समझते हो आईटी के लिए अच्छा दिन होगा, पर उसके बावजूद क्यों इस तरह का प्रेशर माउंट हो रहा है? जैसे आपने पुट अक्रॉस करा, दुनिया की एक लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की R&D कंपनी ओपन एआई, इसने कल अनाउंस करा कि हम ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। जैसा नाम है वैसे ही काम है।
ये जो नई कंपनी लॉन्च करी जा रही है वो दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस को एआई सिस्टम्स बिल्ड और डिप्लॉय करने में, आसान शब्दों में सिस्टम्स डिजाइन करने में मदद करेगी। तो ओपन एआई दरअसल फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स लेकर आ रहा है। वो एक्सपर्ट्स होंगे ओपन एआई के हाई लेवल, जो अपने क्लाइंट के साथ मिलकर रीडिजाइन करेंगे कंपनी कैसे कामकाज करती है। और इसके लिए एक टुमोरो नाम की कंपनी को, जो कि एक एआई कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग फर्म है, उससे एक्वायर कर रही है ओपन एआई। ऑलरेडी उनके पास 150 एक्सपीरियंस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स हैं, उसके पास डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट हैं, और ऑलरेडी जिस कंपनी को टुमोरो को एक्वायर कर रहे हैं वो एआई सिस्टम्स डिजाइन कर चुकी है दुनिया की कुछ बड़े बड़े जायंट्स के लिए, जैसे कि टेस्को और वर्जिन एटलांटिक। तो डे वन से उसके पास वेल इक्विप्ड होगी क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए इंजीनियर्स के साथ, और बड़े पैमाने पे उतर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास कमिटेड पार्टनरशिप है ओपन एआई और 19 लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे कि टीपीजी, एडवेंट, बेन कैपिटल, और लीडिंग कंसल्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन फर्म्स जैसे कि कैपजेमिनी, मैकिंजी, ये सब मिलके होंगे। और इसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी में हमारा यानी कि ओपन एआई का मेजॉरिटी स्टेक होगा और हमारे पास कंट्रोल होगा। अब नर्वसनेस क्यों? वैसे भी एआई का जब नाम आता है इंडियन आईटी नर्वस हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं इसका मतलब होगा इवेंचुअली सर्विसेज सस्ती होती हुई नजर आएंगी। पर इस तरह के स्टेप्स के थ्रू ओपन एआई शायद सिर्फ एक सिलिकॉन वैली लैब नहीं रह गई है, एक ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट में अपने आप को तब्दील कर रही है। ये जायंट अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है, और उस मसल फ्लेक्स करने के चलते इंडियन आईटी अब नर्वस होता हुआ, क्योंकि हमारी सारी की सारी दिग्गज कंपनीज इसी कंसल्टिंग स्पेस में है, जिसमें ओपन एआई अब सीधा चैलेंज लेके आ रहा है। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। तो नुकसान दिग्गज हो या छोटी मझोली कंपनी हो, सभी में देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट अगर दिग्गजों की बात करें तो वैसे भी सेंटिमेंट्स यहाँ पर काफ़ी समय से बिगड़े हुए हैं। नुकसान इन स्टॉक्स ने डिलीवर किया है, फिर चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस। क्या राय रहेगी आपकी टेक्निकली इन दोनों शेयर्स पर खास तौर से, और वीक हो सकते हैं क्या फर्दर? देखिए दीपाली जी, मेरा थियरी है, मैं थोड़ा डिफर करूंगा सबसे। मेरे हिसाब से ये जो आईटी कंपनियां हैं, इन्होंने एक बेस बनाना, एक बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं अभी लास्ट 10-15 दिनों में एक बेस फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, एंड आई बिलीव यहाँ से एक अच्छा रुझान ये सब आईटी कंपनियों के लिए आएगा। एड टू दैट के सभी जो आईटी कंपनीज हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट इतना हाई है कि उसको कवरिंग या लिक्विडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शॉर्ट पोजीशन इतनी हाई है कि अब वो लिक्विडेट होंगे तो बहुत जल्दी से शॉर्ट कवरिंग एक्शन आ सकता है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये सही मौका है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि आप आईटी लीजिए, खरीदिए। आईटी अगर आप करंट लेवल से लेते हैं तो आपका एक 15 से 20% का रिटर्न प्रोबेबली फ्रॉम करंट लेवल्स बन सकता है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो टीसीएस और इन्फोसिस मेरे हिसाब से आपको जरूर बाय करना चाहिए। 2200 का स्टॉप लॉस लगाइए टीसीएस में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 2700 टू कम इन। इन्फोसिस अगेन सिमिलरली 1060 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा पॉसिबिलिटी के यहाँ से 1250-1300 के लेवल्स आप वापस देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा रिवर्सल पैटर्न्स बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। बात हुई आईटी की, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स, कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बात करेंगे डिक्सन टेक की। आज नंबर्स आने हैं और नंबर्स को लेकर के एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या अनुमान है ये समझते हैं। कंचन नौटियाल के पास चलते हैं। कंचन बताइए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या अनुमान है नंबर्स को लेकर?
जी, अगर चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट नो चेंज के साथ ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 62% का डेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की, इबिटा की या फिर मार्जिन की, तो वहां पे भी हमें एक कॉन्ट्रैक्शन साल दर साल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इबिटा करीबन 16% आपको घटता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं मार्जिन में भी 100-150 बेसिस पॉइंट की जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड है। देखिए, इस टाइम पे जो मेमोरी चिप के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हायर साइड में गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड में काफी बड़ा डेंट पड़ रहा है। डिमांड में डेंट पड़ रहा है तो जो वॉल्यूम्स हैं वो अपने लोअर साइड में है, और इसकी ही वजह से जो इनका मोबाइल सेगमेंट का रेवेन्यू है वहां पे हमें एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, और इसी वजह से जो मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके की मॉनिटरेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस क्वार्टर में। सबसे पहला की इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये होगा कि किस तरीके से मोबाइल वॉल्यूम हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है, और सबसे बड़ा अपडेट जो वीवो को लेके जेवी के ऊपर काफी लंबे टाइम से एक हैंगओवर बना हुआ है, उसके ऊपर मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री आती है, न्यू क्लाइंट का एडिशन किस तरीके का है, और साथ में जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसके ऊपर किस तरीके का ऑनगोइंग एक्सटेंशन कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नंबर्स में प्रेशर एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये बात हुई डिक्सन टेक्नोलॉजी की, और शुक्रिया कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। अर्निंग्स आउटकम पर डेफिनेटली फोकस रहेगा, और डिक्सन टेक की ये चर्चा हुई। लेकिन आगे बढ़ते हुए फ्लैट नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उससे पहले डिक्सन टेक आपकी स्क्रीन पर 4% के नुकसान के साथ डेज लो पर है। अच्छा, क्विकली नीरव कह रहा है कि डिक्सन टेक पर डेज लो पर ट्रेड कर रहा है अर्निंग से पहले। देखिए, ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है। 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आया है। पॉसिबिलिटी है यहाँ से 9900 के लेवल्स आने की, तो अभी के लिए बाय ना करें। 9900 आता है जो कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तब जाके आप बाइंग करें। वहां से रिवर्सल होगा अप टू 10,800 और लेवल्स। ओके, तो ये चर्चा हुई डिक्सन टेक की। 427 पर ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज के सेशन में अगर हम तेज़ी वाली साइड पर देखें तो कुछ बाइंग हमने सेलेक्ट बाइंग फार्मा में देखी, कुछ बाइंग हम सेलेक्टली मेटल्स में देख रहे हैं। अदरवाइज तो ज़्यादातर मार्केट्स नुकसान के साथ ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते से हमको सिक्योरिटीज़ के उमेरा एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे फिनवर्क मैनेजमेंट के मधुबन संकेश मुकाबला चल रहा है। हालांकि पिछले दोनों सेशंस, कल का और आज का, सोफार पेनफुल रहा। उसके बावजूद भी मधु और ओम का पोर्टफोलियो 2.5-3% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। रूपक का पोर्टफोलियो -3% पर। इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए नोवा कंपनी, जहाँ आज हम बातचीत करेंगे डीबी कॉप के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल और साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CFO ललित खेतान से होगी चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।